नमस्कार, मैं हूं मिहिर रंजन। 24 के चैंपियन में सियासी घमासान की खबरों के साथ हम हाजिर हैं। 24 का चैंपियन में हमारी कोशिश रहती है कि आपको खबरों को दिखाने के साथ साथ उसकी बारीकियों को भी समझाया जाए। आज हम इस कड़ी में दिल्ली के सियासी घमासान की खबर को लेकर हाजिर हैं, जहां पिछले 24 घंटे में 24 घंटे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से ट्रिपल झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि उसके जमानत की याचिका पर फौरन सुनवाई नहीं हो सकती। अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट कोई जानकारी देनी है तो वो ईमेल के जरिए दे सकते हैं। दरअसल केजरीवाल ने अपनी जमानत की याचिका पर अर्जेंट सुनवाई की मांग की थी। गुरुवार को ईद की छुट्टी है, जबकि शुक्रवार को स्थानीय छुट्टी है और इसके बाद रविवार और शनिवार भी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल न स्पेशल बेंच बनेगी और न ही सोमवार से पहले किसी तरह की सुनवाई होने की कोई गुंजाइश दिख रहा है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ बता दिया था कि आपकी गिरफ्तारी वैध है। इसके तुरंत बाद तीसरा झटका राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह कहकर दिया कि आपके हिसाब से वकील कितनी बार मिल सकते हैं यह तय नहीं होगा। केजरीवाल ने हफ्ते में 5 बार वकीलों से मिलने की मांग की थी। अभी हफ्ते में उन्हें 2 बार वकीलों से मुलाकात की इजाजत है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो झटका केजरीवाल को लगा है वो सुप्रीम कोर्ट के झटके से भी तगड़ा है। आम आदमी पार्टी के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा देकर गंभीर आरोप लगाया है पार्टी पर, पार्टी के नेतृत्व पे। उन्होंने कहा है कि पार्टी में दलितों का सम्मान नहीं है। इतना ही नहीं, इन सब के बावजूद उन्होंने कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आए जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं संजय सिंह, वो लगातार कह रहे हैं कि उनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट को केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट कुछ न कुछ राहत देंगे, हो सकता है उनको जमानत मिल जाए। इस पूरे सियासी ड्रामे का जो केंद्र है असल में वो दिल्ली और पंजाब की लोकसभा सीटें हैं। दिल्ली में 7 है और लोकसभा की पंजाब में 13 सीटें हैं। ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ी हुई हैं ये हम सारी चीज़ आपको बताएंगे। और आज ये सब बताने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट वरिष्ठ पत्रकार संपादक रामकृपाल सिंह जी भी हैं। लेकिन पहले आप जरा संजय सिंह का बयान सुनिए कि उन्होंने आनंद के इस्तीफे के बाद क्या कुछ कहा है और फिर हमारी रिपोर्ट देखिए, फिर हम बात करेंगे। यही है राजकुमार आनंद, जिनके यहां 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी राजकुमार आनंद भ्रष्ट है, राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। बस देखना आपको यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा आज से लेकर कल तक, या हो सकता है जल्दी ही आपको दिखाई पड़ जाए वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देख लेगी। तो अरविंद केजरीवाल जी को राहत मिलेगी, वो पूरी तरह से निर्दोष साबित होंगे और वो जल्द ही बाहर आएंगे, ये हमारा भरोसा है, यकीन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अभी कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर जमानत पर आए। संजय सिंह को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जरूर राहत मिलेगी। संजय सिंह से जब पूछा जाता है कि उनको कैसे लगता है कि केजरीवाल को राहत मिल सकती है, जबकि हाई कोर्ट ने राहत देने से साफ साफ मना कर दिया, इस पर वो कुछ बोल नहीं पाते। संजय सिंह को यह पता है कि जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी तो साफ साफ कह दिया था कि इसे नजीर न माना जाए। इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत मिल जाएगी। जुडिशियल प्रोसेस है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से हम खुश ना हों, हम हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट के फैसले को हम सहमत ना हों तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हमें उम्मीद है जब भी न्याय मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से न्याय ज़रूर मिलेगा। आज हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखी। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को सुनने के लिए समय दिया।
उधर बीजेपी लगातार केजरीवाल पर इस्तीफे का दबाव बना रही है। आज तो उसने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। बीजेपी के नेताओं को चोट भी आई। बीजेपी का ये लगातार दबाव बनाना तो समझ में आ रहा है कि जेल में रहकर कोई मुख्यमंत्री कैसे किसी राज्य को चला सकता है। इसमें कई तरह की संवैधानिक अड़चनें आ रही है, लेकिन इन सब से बेफिक्र दिल्ली की सरकार आज भी जेल से चल रही है। ये तो पहली बार हमारे राजनीतिक इतिहास में हो रहा है भाई कि एक इंसान जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था और उस वजह से अब बना था सीएम, वो सीएम भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते, इतनी गिरफ्तारियों के चलते, बेल की नामंजूरी के चलते बने रहना चाहता है शासन में। मतलब ये पार्टी तो झाड़ू की बात करती थी, शुरुआत होती है झाड़ू से, खत्म होती है दारू पर। दिल्ली में चल रही इस सियासी उठापटक का असर लोकसभा चुनाव में खास तौर पर दिल्ली और पंजाब में पड़ेगा। ये सोचकर दोनों ही पार्टियां ताल ठोक कर मैदान में डटी हुई हैं। आए दिन कभी हाई कोर्ट में तो कभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का दौर जारी है। आज तो हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए केजरीवाल के खिलाफ दायर एक याचिका पर भारी जुर्माना भी लगा दिया। देश की राजधानी में जो सियासी घमासान चल रहा है, उसका असर लोकसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा, खास तौर पर दिल्ली और पंजाब में, ये समय बताएगा। लेकिन इतना तो जरूर है, आम आदमी पार्टी के इस ड्रामे की वजह से कांग्रेस अब हाशिए पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो संजय सिंह बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर और कह रहे हैं कि पार्टी खत्म करने की मंशा है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और संपादक रहे रामकृपाल जी जुड़ चुके हैं। रामकृपाल जी, जिस तरह से मान लीजिए 2, 3, 4 नेता किसी पार्टी के गिरफ्तार हो जाए तो क्या उससे पार्टी खत्म हो जाती है? नहीं, देखिए, पार्टी तो खत्म नहीं होती है, और लेकिन एक सामान्य प्रक्रिया है कि अगर ये सब जितने मंत्री थे गिरफ्तार हुए हैं, जेल में हैं, और जिस तरह से आज एक मंत्री ने इस्तीफा दिया है, तो ये माना जाएगा कि पार्टी पर संकट तो है, और पार्टी काफ़ी बड़े संकट में गुजर रही है। और सिर्फ ये पार्टी का संकट नहीं है, ये पूरे दिल्ली का संकट है, क्योंकि दिल्ली में आप पार्टी की सरकार है, और जिस तरह से उस यहाँ सब कुछ चल रहा है, और कल हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, आज तमाम अखबारों में, अंग्रेज़ी में भी आया है, हिंदी में भी आया है, और रीजनल लैंग्वेज में भी आएगा। तो जो भी उस चीज़ को पढ़ेगा, बहुत साफ साफ है। अदालत पर हम आरोप तो नहीं लगा सकते, उसके फैसले को आप चुनौती दे सकते हैं, लेकिन अदालत ने जो तर्क दिए हैं, जो आधार बताए हैं, वो तो बहुत गंभीर हैं, और निश्चित तौर पर उसको देखते हुए माना जाएगा कि आप पार्टी अपने बहुत गंभीर संकट से गुजर रही है। और जैसा कि संजय सिंह आज जो बात कह रहे हैं, देखिए, उनकी पार्टी का एक आदमी इस्तीफा दे रहा है। अब जैसे ही उसने इस्तीफा दे दिया, तो अब आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के चलते इस्तीफा दे रहा है। सवेरे तक आपको ये बात पता नहीं थी कि बीजेपी के वो ईडी की जो रेड हुई होगी, वो तो नवंबर में हुई थी। तो मेरा ये कहना है कि अभी सुबह तक वो बिल्कुल आपका ईमानदार आदमी था, और अभी कहीं और गया नहीं है, लेकिन कल बीजेपी में शामिल हो जाएगा तो आप कहेंगे बेईमान हो गया। मैं ये सब नहीं जानता, लेकिन एक तरफ आपके लोग जेल में हैं, 4 मंत्री आपके जेल में, इंक्लूडिंग वो 3 पहले से थे, 2 पहले से थे, अरविंद केजरीवाल जी हो गए, संजय जी बाहर हैं। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा आपने कहा, ये जो याचिका इनकी हाई कोर्ट ने खारिज की है, वो जमानत की याचिका नहीं थी जी। इन्होंने अपनी गिरफ्तारी को ही अवैध कहा था, और कोर्ट ने जो कहा है, वो कहा है कि आपकी गिरफ्तारी अवैध नहीं है जी। उसको वैध ठहराया है कोर्ट ने। और ये जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं, उसी वर्डिक्ट को चैलेंज करने जा रहे हैं, कोई जमानत की नहीं है। तो सर, तो बेसिकली ये कह रहे हैं जानना चाहूंगा, जो गिरफ्तारी हुई है जी, वही अवैध है जी। और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम अभी फैसला नहीं इस पर
इस पर सुनवाई नहीं कर सकते। रामकृपाल जी, इसमें दो बात हो, एक तरफ तो पॉलिटिक्स है, दूसरी तरफ कानून की कार्रवाई है जो कि अदालत में चल रही है। जब अदालत में साफ साफ कह दिया कि भाई आपकी गिरफ्तारी अवैध नहीं है, मतलब वैध है, तो उसकी लीगैलिटी पे कोर्ट के किसी तरह पे प्रश्न चिन्ह तो उठा नहीं सकते कि भाई गिरफ्तारी क्यों हुई, वो गैर कानूनी थी, वो बात खत्म हो गई। दूसरी बात आती है जिसमें आप पॉलिटिक्स कहेंगे कि भाई आप ये जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, और जो वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को तोड़ मतलब खत्म हो जाएगी। तो खत्म होने से बचने के लिए तो एक चीज सबसे पहली जरूरत है कि पार्टी संगठित रहे। अब ये जो इनके मंत्री राजकुमार आनंद जी चले गए, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, इसके लिए खुद आप पार्टी रिस्पॉन्सिबल है। और एक और मैं चीज बता दूं जी, पिछले जब से केजरीवाल जी जेल या मतलब अरेस्ट हुए हैं जी, तब से आप पार्टी, आपके समर्थक लोग जिन तर्कों के आधार पर तमाम आंदोलन कर रहे थे, कल हाई कोर्ट ने उन तर्कों की हवा निकाल दी। ये कह रहे थे कि रेड्डी ने क्यों इतना पैसे दिए, सारी चीजें। कल कोर्ट ने ये कहा है कि अप्रूवर जो होता है वो उसको कोई सरकार अप्रूवर पर फैसला नहीं करती है, वो अदालत फैसला करती है। इसलिए किसी अप्रूवर पर उंगली उठाने का मतलब है कि आप अदालत के फैसले पर उंगली उठा रहे हैं। बहुत बहुत चेतावनी दी है। तो जो इनका आधार था ये कहना कि ईडी रेड डाल करके बीजेपी को पैसा दिलवाती है फलाना, कल बहुत साफ साफ कोर्ट ने कहा कि किसी अप्रूवर को बेल देना, किसी अप्रूवर की बात को मानना ना मानना, ये कोर्ट का प्रेरोगेटिव है, ये किसी पार्टी या सरकार इसमें नहीं है। इसलिए बहुत सावधानी से कहा कि इस पर राजनीति जो लोग कर रहे हैं, बार बार नाम ले रहे हैं, उस पर भी कोर्ट ने हिदायत दी है। तो देखिए, जो वो अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं कहीं भी, लेकिन जो जो तथ्य दिए हैं, अदालत ने कहा है कि जो जो तथ्य हैं ईडी के पास वो बहुत गंभीर हैं और वो संकेत करते हैं। तो आज की तारीख में जब तक कि कोई अलग से उनको न्याय नहीं मिल जाता, आप पार्टी पर बहुत गंभीर संकट है। और इस देश की जनता पॉलिटिकल पार्टी पर भले न भरोसा करे, वो अदालत पर भरोसा करती है। और जिस तरह से आज अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से ये बात पूरे देश में फैल गई है, सबको मालूम हो गया है कि मामला बहुत गंभीर है। तो इसको लेकर के, और आज जब इस्तीफा दे दिया एक मंत्री ने, तो ये तो आप पार्टी को सोचना है कि वो उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जी, तो रामकृपाल जी, एक चीज बताइए, सारी चीजें जो हो रही है इस पॉलिटिकल पूरी कहानी के पीछे, क्या दिल्ली की 7 और पंजाब की 13 सीटों का ही गणित है जो आम आदमी पार्टी को अभी फिलहाल फौरी तौर पे सामने दिख रहा होगा, और उसी के लिए अगर केजरीवाल अंदर है, उनके टॉप लीडर अंदर है और संजय सिंह बाहर आ गए हैं, तो पूरी तरह से जो एक राजनीतिक अपना उनको विरोध जताने का जो तरीका है वो इसीलिए बार बार कह रहे हैं ताकि पब्लिक सेंटिमेंट उनके पक्ष में जाए और ये 7 और उधर की 13 सीटों पर उनको कुछ माइलेज मिले। क्या अंदर में यही है भावना? देखिए, बिल्कुल निश्चित होगा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, हाई कोर्ट का अगर ये फैसला नहीं आया होता, अगर खुद आप पार्टी इसको मतलब उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज करने कोर्ट में नहीं गई होती, तो आज की तारीख में वो कल तक तो विक्टिम कार्ड वो खेल सकते थे। लेकिन आज जैसा मैं कह रहा हूँ, हिंदी में, अंग्रेजी में, बांग्ला में, सब जगह एक कॉमन आदमी भी पढ़ सकता है, देख सकता है कि अदालत ने क्या क्या कहा है। और अदालत कोई राय नहीं दे रही, वो तथ्य रख रही है। अदालत ने वो सारे सबूत रखे हैं। तो मुझे को लगता है कि कल परसों तक जो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश हो रही थी, ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि क्या होगा, जनता का फैसला है, जनता क्या करेगी। लेकिन जो तथ्य हाई कोर्ट ने जिस तरह से बहुत सख्त लहजे में चीज़ें को कहा है, उसको मुझे लगता है कि वो आप पार्टी के फेवर में तो नहीं जा रहा है। बात अलग की है कि देखिए, क्लासेस और मासेस का हमेशा फ़र्क होता है। तो कल को क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन निश्चित तौर पर कल तक जो ये फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, उसको हाई कोर्ट ने उसकी हवा निकाल दी है। कहने का मतलब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बारगी को बेशक लग सकता है कि शायद इससे पॉलिटिकल माइलेज या पॉलिटिकल फ़ायदा हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है।
हो सकता है कि इस खबर का या कोर्ट के आदेश के बाद पब्लिक सेंटीमेंट कुछ दूसरा भी टर्न ले सकती है, और अगर वो टर्न वैसा होता है तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी के लिए तकलीफ की बात है और उसके अपोजिट यानी बीजेपी के लिए ये अच्छी बात है। खैर, इस पर सर हम बात करेंगे। देखिए, ये पंजाब के लिए हो सकता है उतना ना असरकारक हो, लेकिन दिल्ली के लिए तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा असर करेगा। जी सर, इस पर लौटेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। आज दो और महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाना जरूरी है। बीजेपी ने जहां आज एक तरफ अपने उम्मीदवारों की 10वीं लिस्ट जारी की, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया, जिसका नाम उसने विजन पत्र रखा है। बीजेपी ने अपनी लिस्ट में 7 कैंडिडेट जो उतारे हैं वो उत्तर प्रदेश के लिए हैं, एक पश्चिम बंगाल के लिए और एक चंडीगढ़ के उम्मीदवार का नाम भी उसने फाइनल किया है। उत्तर प्रदेश की बलिया सीट से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को बीजेपी ने मौका दिया है। आपको बता दें कि 2019 में यहां से वीरेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था। इसके अलावा इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काट दिया गया है, उनकी जगह नीरज त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं मछली शहर से बीजेपी ने बीपी सरोज को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि 2019 में जब चुनाव हुए थे तो मछली शहर से बीजेपी ने जीत तो हासिल की थी, लेकिन बस 181 सीट, जी 181 सीट से ही उसे जीत मिल पाई थी। यहां से बीएसपी के उम्मीदवार त्रिभुवन राम मैदान में थे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री एसएस आहलूवालिया को भी टिकट दिया गया है। यहां से टीएमसी की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा मैदान में है। आपको बता दें कि आसनसोल से पहले भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को टिकट दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। आहलूवालिया 2019 के दुर्गापुर चुनाव में, वहां पर चुनाव जब हुआ था तो दुर्गापुर से चुनाव जीते थे। 2014 में वो दार्जिलिंग सीट से भी सांसद रह चुके हैं। ये बीजेपी की लिस्ट की जानकारी थी जो हमने आपको दी। अब जरा मैं समाजवादी पार्टी की बात कर लेता हूं, उसके घोषणा पत्र की बात कर लेता हूं, जिसका नाम उन्होंने विजन पत्र दिया है। उसमें जानते हैं कि उनका आगे का रोड मैप क्या है और जनता से वादा और भरोसा उन्होंने क्या क्या दिया है। इसमें कहा गया कि साल 2025 तक जातिगत जनगणना कराया जाएगा, परीक्षाओं को पेपर लीक से मुक्ति दिलाई जाएगी, किसानों को सभी फसल पर जो स्वामीनाथन का फॉर्मूला है उसके तरफ एमएसपी दिया जाएगा, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। 2025 तक एससी एसटी और ओबीसी के सरकारी जितने भी सभी सरकारी पद हैं खाली, उसको भर दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण भी दिया जाएगा। मनरेगा की तर्ज पर श्री रोजगार गारंटी अधिनियम 2024 लाएंगे। घोषणा पत्र में 20 से ज़्यादा वादे किए गए हैं। तो ये तो थी दोनों पार्टियों से जुड़ी खबर, लेकिन अब जरा थोड़ा पीछे चलते हैं और 2019 के लोकसभा में 4 जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी, ये जब लड़ी थी तो क्या हुआ था, तो 80 सीटों का जो गठबंधन था, 80 सीटें जो उत्तर प्रदेश में है, उसमें जब ये गठबंधन चुनाव करके लड़ी थी तो उसमें समाजवादी पार्टी ने 37 उम्मीदवार उतारे थे, जबकि 32 नहीं माफ करिएगा, समाजवादी पार्टी के 37 थे और 32 सीटों पर बीएसपी के कैंडिडेट, उसमें से 37 में से 32 पे इनके कैंडिडेट हारे थे और 5 पे इनकी जीत हुई थी। जो 5 सीट समाजवादी पार्टी ने जीता था उसमें से एक है मैनपुरी, दूसरा संभल, तीसरा रामपुर, चौथा आजमगढ़ और मुरादाबाद की सीटों पर इन्हें जीत मिली थी। मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी को माना जाता है कि उसकी सुरक्षित सीट है और वहाँ पर भी थोड़ी सी कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। पार्टी के उस टाइम पे जो सुप्रीमो थे मुलायम सिंह यादव, वो जीते थे, लेकिन हम आपको बताएं कि उनको जो जीत मिली थी वो 94,000 वोटों की थी। संभल से शफीकुर रहमान बर्क साहब जीते थे और उनको 1,70,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल हुई थी। रामपुर से आजम खान ने जयाप्रदा को 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया था। बाद में उसमें बहुत कुछ डेवलपमेंट हो गया और आजमगढ़ से अखिलेश यादव 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे और मुरादाबाद से एसटी हसन साहब को जीत मिली थी, जिनका टिकट इस बार वहाँ से काट दिया गया है। तो सर, ये मैं रामकृपाल जी की तरफ रुख करना चाहूँगा। सर, समाजवादी पार्टी की एक के बाद आज तो घोषणा पत्र भी उनका आ गया और जो सीटों का हिसाब किताब दिख रहा है, पार्टियां वहां पर वो पार्टी अपने उम्मीदवारों को लेकर ही पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं। अब खबर आ रही है कि बदायूं से शिवपाल यादव चाहते कि वो नहीं लड़े, उनका बेटा लड़े। इतने कंफ्यूजन के बीच में बीजेपी से कैसे मुकाबला होगा? देखिए मेहर जी, 2014 से ही समाजवादी पार्टी
14 में भी 5 सीटें उसको मिली थी जी और 19 में भी 5 सीटें मिली। जिन नेताओं का अभी आप नाम ले रहे थे वो माना ही जाता है कि ये मुलायम का एक तरह से कुनबा ही है। और तो कुल जैसे जो बड़े नेता हैं मुलायम परिवार के हों, अखिलेश जी के हों, या जैसे आजम खां और शफीकुर रहमान और ये हसन साहब, तो ये सब माना जाता था को जो कोर ग्रुप उनका है। तो 5 सीट 14 में भी मिली, 5 सीट 19 में भी मिली, और 19 में आप तब 5 सीट समाजवादी पार्टी को मिली जब उत्तर प्रदेश में सामाजिक समीकरण और जातीय समीकरण के हिसाब से सबसे बड़ा गठबंधन, यानी मिले मुलायम कांसीराम जैसा गठबंधन हुआ था, तब भी समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली। और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि कन्फ्यूजन की स्थिति है। मतलब एक जगह पे 2 कैंडिडेट हैं। पहले शिवपाल जी को कहा जा रहा था, अब उनके बेटे को वहाँ से बधाई से दिया जा रहा है। तो ये अटर कन्फ्यूज़न है। तो मुझे नहीं लगता है, और जो उनका आज डॉक्यूमेंट, जो विज़न आया है, जो घोषणा पत्र है, वो एक तरह से कांग्रेस के घोषणा पत्र का एक छोटा सा सारांश है, या उसी का एक तरह से कहीं पुष्टि है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कहीं से भी इसमें कोई नॉवेल आइडिया किसी तरह का नहीं है। इसको देख करके कुल मिला के ये लगता है कि क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये पार्टियां ये मान गई हैं कि केंद्र 2024 की लड़ाई तो वो हार चुके हैं। अब अगले इलेक्शन के हिसाब से वो रणनीति बना रहे हैं। बिल्कुल कोई इंटरेस्ट मुझे नहीं लगता है कहीं से भी कोई बीजेपी के खिलाफ लड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक खाना पूर्ति है, ये इस तरह की चीज़ है। अभी तक आप देख लीजिए इंडिया अलायंस की तरफ से कहीं कुछ भी कहीं आपको दिखाई पड़ रहा है। 4-5 दिनों के बाद फर्स्ट फेज की पोलिंग है। आप पूरे देश में देख लीजिए, इवन उत्तर प्रदेश में अभी तक इंडिया अलायंस की कोई भी एक ये चुनाव रैली मुझे तो नहीं लगता उस तरह हुई जहाँ कोई बड़े नेता गए हों। तो आप समझ सकते हैं चीज़ों को। रामकृपाल जी, अभी आप सामाजिक समीकरण की बात कर रहे थे कि पिछले चुनाव में बीएसपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी सब साथ थे, यानी सारे के वोटर आप कह सकते हैं कि एक दूसरे से उम्मीद कर रहे होंगे कि उनको कंबाइंड वोट मिलेगा। इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ है, लेकिन आरएलडी हटी हुई है, और जो बहन जी का मतलब मायावती का वोट है वो वोट बैंक भी अलग है। ऐसे में बीजेपी ने अपने लिए जो 80 सीटों का टारगेट रखा है कि 80 की 80 सीट हम जीतने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि बीजेपी का वो आंकड़ा कहां तक जा सकता है? बीएसपी तो कहीं इस बार चुनाव में एज सच कहीं एक्टिव दिखाई नहीं दे रही है, और समाजवादी पार्टी के पहले से 5 सीट है। देखिए, मैं जैसा कि मैंने कहा, मैं ये नहीं कह सकता सीटें क्या, लेकिन इतना तय जान लीजिए कि 14 और 19 की तुलना में इस बार उत्तर प्रदेश में अपोजिशन, बीजेपी के खिलाफ जो अपोजिशन है वो कहीं से भी बहुत कमज़ोर है। अब अलग बात है कि सीटें क्या मिल जाए नहीं मिल जाए। देखिए, पिछली बार पूर्वांचल में करीब 6 या 7 सीटें बीजेपी हार गई थी, और उसमें प्रमुख कारण जो था वो ओम प्रकाश राजभर थे जी। और इस बार ओम प्रकाश राजभर इनके साथ हैं। और वेस्टर्न यूपी में जो मतलब ये आरएलडी है, आरएलडी भी इस बार साथ है। और मेन जो बीएसपी जो वोट काटती थी, जैसे बीएसपी जैसे ही अलग हुई तो आजमगढ़ की सीट भी बीजेपी को चली गई, जबकि कम वोट बीजेपी पा करके आजमगढ़ में जीती है बाई इलेक्शन। उससे ज़्यादा वोट पाई थी वो 2019 में, लेकिन बीजेपी हार गई थी। अखिलेश जीते थे, चूंकि तब एसपी बीएसपी भी एक थे। जैसे ही बीएसपी अलग हुई वो समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। तो मेरा ये कहना है कि मैं नहीं जानता, लेकिन बीजेपी 19 और 14 की तुलना में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है इसमें उत्तर प्रदेश में। सीटें क्या होगी ये 4 जून को पता चलेगा। सर, इस एक सवाल का जवाब मैं और चाहूँगा। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो सबसे मेन अपोजिशन पार्टी या विपक्षी पार्टी या विरोधी पार्टी समाजवादी पार्टी नजर आ रही है, लेकिन पार्टी के अंदर का जो समीकरण है उसके बाद हमें आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की असली चाबी किसके पास है? अखिलेश यादव जो करते हैं, क्या रामकृपाल जी उसको बदल देते हैं, या शिवपाल बदल देते हैं, या आजम खान जेल से बैठ के भी उसमें चाबी भर देते हैं और सारा गेम बदल जाता है? चाबी किसके पास है? देखिए, होता यही है कि जब आप कमज़ोर होते हैं तो कई नेतृत्व तो आपको बिना अनाम नेतृत्व उभर आते हैं, कई प्रेशर ग्रुप आते हैं। अब आजम खान जान रहे हैं
कि इस समय अखिलेश किसी भी तरह, कांग्रेस को अखिलेश ने क्यों वहाँ इकट्ठा किया है? सिर्फ इसलिए, ऐसा नहीं कांग्रेस के प्रति प्यार है। मुलायम सिंह भी कांग्रेस को फूटी आंखों नहीं देखते थे, अखिलेश जी भी कांग्रेस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन कहीं से माइनॉरिटी वोट जो है वो कहीं बट न जाए इस मजबूरी में। और आजम खां का प्रेशर भी वो इसलिए झेलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये माइनॉरिटी वोट कहीं बंटवारा हो जाए, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि मायावती ने आजमगढ़ में जरा सा वहाँ बंटवारा कर लिया तो समाजवादी पार्टी हार गई। तो एक तो मायावती जी का साथ नहीं है, और दूसरे जो उनके यहाँ के आजम खां हों या शिवपाल जी हों या कांग्रेस हो, ये तीनों कहीं ना कहीं से थोड़ा सा भी अगर वो टेढ़े चले तो वोट ले जा सकते हैं। इस प्रेशर में कभी वो किसकी बात माने, कभी आजम खां के प्रेशर में आ जाते हैं, हसन साहब को हटा देते हैं, कभी किसी के प्रेशर में आ जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें चल रही है प्रेशर टैक्टिक्स है, क्योंकि अंदेशा है कि अखिलेश इस समय बहुत कमज़ोर हैं पार्लियामेंट के चुनाव के हिसाब से, सबको पता है। तो अब ये जो मैं कह रहा हूँ कि जब 14 में 5 सीटें पाए, 19 में 5 सीटें पाए आप, इस बार तो उससे खराब स्थिति दिख रही है। अब अलग सीटें कितनी मिलती मैं नहीं जानता, लेकिन एक ईमानदारी की बात, समाजवादी पार्टी सबसे बुरे, सबसे कमज़ोर ढंग से इस बार का इलेक्शन लड़ रही है। तो आप बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सबसे कमज़ोर तरीके से इस बार इलेक्शन लड़ रही है, और आपस में अंदरूनी ही इक्वेशन इस तरह का है कि उससे बहुत कुछ फाइट बीजेपी को मिलती दिख नहीं रही है फिलहाल। तो अभी कम से कम पहले फेज से पहले ऐसे ही दिख रहा है। तो देखते हैं सर कि पहले क्या होता है, वोटिंग कैसे होती है, और फिर 4 तारीख के नतीजे क्या होते हैं। आप हमारे शो में आए, 24 का चैंपियन में आपने अपनी राय रखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे हॉट सीट की, और आज हॉट सीट में आपको लिए चलेंगे नागपुर।